मैं पाटेरिया ग्रुप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने क्लास 9 का भौतिकी लेकर आया हूं। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों न बच्चों को यूट्यूब पर ही पढ़ा दिया जाए, जिसके वजह से लॉकडाउन का पालन भी हो सके और बच्चों का पढ़ाई भी बर्बाद ना हो। तो चलिए हम अपने पाठ पर बात करते हैं। हमारे क्लास 9 का भौतिकी विज्ञान में पढ़ना है भौतिकी, मापन और विज्ञान कि विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है और मापन क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बात पर। कह रहे हैं कि विज्ञान, भौतिकी और मापन। तो सबसे पहले जानना है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है ये हमें जानना है। तो बाकी किताबों में आप देखेंगे तो विज्ञान का जो परिभाषा है बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आइए यहाँ हम इतने आसान शब्दों में बता रहे हैं ताकि बच्चों को रटने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, और चलिए विज्ञान की बात करते हैं, फिर जो होगा वो कहेंगे। करें कि किसी घटना का होना या करना तथा उसके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे समझना है। यानी एग्जामों में कहा जाता है कि यथासंभव अपने ही शब्द में लिखें, तो मैं उसी प्रकार से ऐसे समझाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यथासंभव अपने शब्दों में ही आपको याद होगा और आप बिल्कुल अच्छा से लिख देंगे। तो चलिए, कह रहे हैं कि किसी घटना का होना या करना, कोई घटना होता है या उसे आप करते हैं, उसी के बारे में अच्छी तरह से जानना कि ये घटना क्यों हुआ या कुछ नया हुआ तो कैसे हुआ, इसी के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। कोई कठिन चीज याद करने की जरूरत, कोई कठिन शब्द याद करने की जरूरत है, बस आपको यही कहना है कि किसी घटना का होना या करना तथा उसके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जैसे बिजली का चमकना। अगर बिजली चमक जाती है, या प्राचीन काल में जब बिजली चमकती थी तो हमारे पूर्वज लोग सोचते थे कि ये बिजली कैसे चमकी, यानी यह घटना हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कहाँ से आया। ये सारी बातें जानने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं उसी को ही विज्ञान तो कहा जाता है। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो किताबों में काफ़ी डिफिनीशन कठिन कर देता है ताकि बच्चों को याद नहीं हो पाता है। भौतिकी आप लोग कहिएगा कि भौतिकी किसे कहते हैं। अगर मान लेते एग्जाम में आ जाए या कहीं लिखने को आ जाए कि भौतिकी किसे कहते हैं, तो बस आपको यूँ कहना है कि भौतिकी ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात हमें इस भौतिकी विज्ञान में प्रकृति के बारे में ही पढ़ना है, प्रकृति के बारे में ही पढ़ना है। इस प्रकृति में क्या होता है, कौन सी घटना घटती है और उसके बारे में, उससे बचाव कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जाना कैसे जाएगा, यही कहलाता है भौतिकी। यानी भौतिकी में हम लोग यही सारी घटनाओं का, होने वाला और करने वाले घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। तो वही कह रहे हैं भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी ग्रीक भाषा का एक फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि मापन। अब मापन की बात आती है, जहाँ फिजिक्स शब्द हो और वहाँ मापने का बात ना आए तो ये पढ़ाई ही क्या। तो आते हैं, अरे कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिकी राशि का कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी राशि हो गया, उसको लिखा जाता है। जैसे चीनी ले लिए, इतना ले लिए, तो उसको इतना कैसे लिखेंगे, उसको लिखना पड़ेगा 5 kg, उसको लिखना पड़ेगा 10 kg। कपड़ा ले लिए तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखना पड़ेगा 2 मीटर, 5 मीटर। तो इसी को ही राशि कहा जाता है, उसी को मापन कहा जाता है। किसी वस्तु को हम लोग माप दिए, किसी वस्तु को माप दिए, उसी को मापन कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, तो उसी को मापन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कपड़ा को मीटर में और चीनी को केजी में व्यक्त किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना है भौतिकी।
तो ऊपर मैंने पढ़ाया कि भौतिकी क्या है, मैंने ऊपर पढ़ाया कि भौतिकी क्या है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, भौतिकी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भौतिकी जो है दो भागों में उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी का अध्ययन दो भागों में किया जाता है, पहला आपका सजीव पदार्थों का और दूसरा निर्जीव पदार्थों का। भौतिकी में दो ही चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक सजीव पदार्थों का, एक निर्जीव पदार्थों का। एक सजीव के द्वारा घटित घटना होता है और एक निर्जीव के द्वारा घटित घटना होता है। आइए देखते हैं कि निर्जीव में कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात निर्जीव में कौन कौन से घटनाओं को लेकर के विज्ञान बना दिया गया है, शास्त्र बना दिया गया है, और कौन कौन से शास्त्र इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आता है रसायन शास्त्र, यानी रासायनिक क्रिया जो होता है। आप लोगों को 10 क्लास में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक पदार्थ क्या है। तो वो सारी बातें मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। बस ये बता रहे हैं कि रसायन शास्त्र यानी रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को ही रसायन शास्त्र कहते हैं, तो ये भी इसमें आ गया। उसके बाद भूगर्भ शास्त्र यानी भूमि के अंदर के यानी भूमि की पूरी प्रक्रिया के अध्ययन को ही भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, अर्थात भू यानी भूमि, गर्भ यानी गर्भ, और शास्त्र यानी अध्ययन, शास्त्र यानी अध्ययन होता है। तो भूमि के गर्भ के अध्ययन को ही भूगर्भ कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। और खगोल यानी ब्रह्मांड में जितनी प्रक्रियाएं होती है उनके बारे में जानना भी खगोल शास्त्र कहलाता है। ये हमारा आ गया निर्जीव में। चलते हैं अब सजीव में चलते हैं। तो सजीव पदार्थों में सजीव यानी भौतिकी के सजीव पदार्थ यानी दूसरा पार्ट है। इसमें से किन किन चीजों के यानी सजीव में तो आप लोग जानते हैं सजीव किसे कहते हैं। इसमें वनस्पति शास्त्र और वस्तु शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र में यानी पेड़ पौधे घास फूस का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा जंतु शास्त्र, जंतु शास्त्र में जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। और आपको पता है कि सजीव पदार्थ क्या है और निर्जीव पदार्थ क्या है, नहीं पता है तो एक बार बता दे रहे। सजीव यानी वो कि जो चल सके, बोल सके, खा सके और सांस ले सके, जिसमें कोई ना कोई क्रिया हो सके, उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम मात्रक पर। सबसे पहले अब आते हैं मात्रक पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक आपको बता दूं मैं, यह पहले यहाँ देख लिया जाए बोर्ड पे। कह रहे हैं कि किसी वस्तु को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। चलिए आते हैं अपनी भाषा में पढ़ते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी चीज को हम ले लिए और उसको व्यक्त करना है, व्यक्त करना है कि लिखना है। जैसे 5 किलो चीनी ले लिए, तो उसको लिखना कैसे है, लीटर में लिखना है कि केजी में लिखना है कि मीटर में लिखना है, अब आप बताएं। तो 5 केजी चीनी है तो उसको केजी में लिखना है, तो केजी को ही मात्रक कहते हैं। यानी दूध ले लिए तो दूध को हम लोग मीटर में और किलोमीटर में लिख नहीं सकते हैं, दूध को हम लोग लीटर में लिख सकते हैं, तो लीटर ही मात्रक हुआ। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं। तो वही कह रहा है किसी वस्तु को मापने के लिए, तो मापने के लिए तो माप दिए यहाँ कि 5 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे, ठीक है। लेकिन अब उसको व्यक्त करना है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी मात्रा को लिखने के लिए एक डिजिट चाहिए, एक अक्षर चाहिए, एक शब्द चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे किलोग्राम, मीटर, ये सब मात्रक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो परिभाषा किताबों में दिया रहता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और आपका व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा देख लिया जाए तब आप लोग को आगे समझा देंगे। करें कि मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल मात्रक का मतलब क्या, ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, यानी ऐसा अक्षर जो स्वतंत्र हो, अकेले लिखाता हो, सिंगल लिखाता हो, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र हो उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे आपका आ गया, जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप आदि भी है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मात्रक के बाद व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से बना हो। मैंने पीछे पढ़ाया मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक से बना हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना है, तो इसमें मीटर भी आया और 2 बार सेकंड आया, लेकिन कहाँ से आया, तो मूल मात्रक से ही आया। तो इस प्रकार इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं क्योंकि यह मूल मात्रक से बना है। अब आगे आते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कह रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड यार या मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ठो मीटर है और ये तीनों मीटर कहाँ से आएगा, तो मूल मात्रक से आएगा जो कि स्वतंत्र है। अब हम लोग आते हैं नोट। यहाँ कह रहा है नोट में देखिए, कह रहे हैं कि मूल मात्रक 7 होते हैं
ठीक है। मूल मात्रक 7 होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो अनेकों होते हैं। व्युत्पन्न मात्रों की संख्या अनेकों होती है, उससे बनाया जाता है। और जो मूल मात्रक होता है वो 7 होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मात्रकों की पद्धति, यानी मूल मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में ये आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रकों की पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बीते समय में मात्रकों को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका से लिखा जाता था, जिसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। चलिए, हमने अभी बताया कि मात्रकों की पद्धति, हमने बताया कि मात्रक अर्थात चीनी को कैसे लिखा जाता है, केजी में। दूरी को कैसे लिखा जाता है, मीटर में। तो प्राचीन काल में अलग अलग देशों में क्या होता था कि अलग अलग देशों में अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से लिख देते थे। यानी तरीका यानी पद्धति यानी सिस्टम, पद्धति अलग अलग पद्धति में लिख देते थे। उसी पद्धति को, उसी नियम को, उसी लिखने के तरीका को ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब आप 9 क्लास के किताब उठा के देखिएगा तो उसमें इतना टेढ़ा मेढ़ा, इतना लंबा चौड़ा करके लिख दिया है मात्रकों की पद्धति। बिल्कुल आप आसान तरीका से समझिए। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में अलग अलग जगहों अर्थात अलग अलग देशों में जो लिखने के तरीका थे, जो मात्रकों को लिखने के तरीका थे, अलग अलग थे और इन्हीं तरीका को ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसका आगे वाला पार्ट आए तो आपके पास पहुंच जाए और आपका तैयारी पूरी तरह से हो सके। बस